हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर, और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के, जिसको हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्शन कैसे होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, कैसे होता है, इन सब पर हमने बात करी थी। तो अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर बात करते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो आप देखिए लोकतंत्र जो है वो आपको दो प्रकार का देखने को मिलता है ना। लोकतंत्र जो है वो आप कैसा देख पाते हैं, दो प्रकार का देख पाते हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन सा? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष में जहां पर जनता से जुड़ाव, जनता से नजदीकी सर्वाधिक होती है, और ये नजदीकी किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? कोई निर्णय या सर्वे के बारे में। कोई निर्णय या कोई सर्वे के बारे में अगर होती है, जनता सीधे इस पर मत करती है कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगता, जैसे आपने देखा होगा कई सारी जगह जनता का सर्वे करवाते हैं, तो वो है ना, या जहां पर जनता सीधे कोई फैसला ले रही है, जनता उसमें इन्वॉल्व हो रही हो, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या है? यहां पर जनता नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा फैसला किया जाता है, और इन प्रतिनिधियों को चुनती कौन है? जनता चुनती है। तो क्या हो गई कि अप्रत्यक्ष क्या हो गई कि पहले जनता ने क्या किया, पहले जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि ने फैसला किया, तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहा जाता है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है। परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, और मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी नंबर का सही होगा, मीडिया द्वारा कराया गया जनमत संग्रह। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के करीब बैठता है। हालांकि ये परिवार की बैठक में जो चर्चा है ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पर फैसला जो है वो मालिक के हिसाब से आता है, फैसला जो है वो घर के मुखिया के हिसाब से हो जाता है, भले कुछ लोग उसके पक्ष में हो या ना हो। सर्वे जो है, जनता जो मीडिया के द्वारा सर्वे कराया जाता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बिल्कुल नजदीक बैठता है, बिल्कुल पास बैठता है। इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? मतदाता सूची तो ये तो करता है, ये वाला कार्य तो करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन लोग वोट डालेंगे कौन नहीं डालेंगे। उम्मीदवारों का नामांकन, ये भी तय करना पड़ेगा कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन से नहीं लड़ सकते हैं, उम्मीदवार का नामांकन सही है या गलत है। मतदान केंद्रों की स्थापना, ये भी तय करना पड़ेगा, वोट कहां डालेंगे ये भी तय करना होगा। आचार संहिता का लागू करना, भाई चुनाव के कुछ दिन पहले आचार संहिता लागू नहीं करेंगे तो लोग पता नहीं धमका कर, डरा कर, कुछ भी गड़बड़ करके गड़बड़ कर देंगे। तो ये चार काम तो हमें लग रहा है कि ये तो करते हैं, तो ये तो जवाब क्या है, ये तो इसका सही जवाब होंगे नहीं। पंचायत के चुनाव का सर्वेक्षण, पंचायत के चुनाव का सर्वेक्षण जो है वो चुनाव आयोग नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में, है ना, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली के समान है? 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य होता है। मतलब अगर आप देखें तो नागरिक जो है 18 प्लस है तो वो वोटर हो जाता है ना, 18 प्लस जो है वो वोटर हो जाता है, और बाकी जगह जो चुनाव की एज आएगी 30 या 31 या 32 वो सब 18 प्लस हो जाएंगे, वो तो ठीक है। तो राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली के समान बैठता है। तो यहां पर आप देखें 18 प्लस वाला तो जो है वो लोकसभा में दे लेगा, 18 प्लस वाले तो लोकसभा में दे लेगा, लेकिन राज्यसभा में वोट कौन देगा? नागरिक तो वोट देता नहीं राज्यसभा। राज्यसभा में वोट कौन देते हैं? जो विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में वोट दिया जाता है। तो ये पहला वाला क्या हो गया, इसको अपन कैंसिल मान लेते हैं। अब दूसरे पर बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकते हैं। तो अब वरीयता क्रम जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कहां पर हो सकती है, कि ये आपको जैसे जो और चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या आप राज्यसभा में भी इनको देख सकते हैं, बाकी आप इनको लोकसभा में नहीं देख सकते, तो ये भी नहीं होगा। प्रत्येक मत का समान मूल्य ये होगा। अगर आप लोकसभा में अगर आप मत डाल रहे हैं तो आपके मत की कीमत भी एक है, और राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि मत डाल रहा है तो उसके वोट की कीमत भी एक है। सिर्फ राज्यसभा के
लिए जब बात कर रहे हैं तब, अगर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जाएगा तो मत की कीमत बदल जाएगी, लेकिन राज्यसभा के लिए मत की कीमत क्या है, 1 है। और विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में वह प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब प्रथम आने की, है ना, प्रथम, सभी में पहले आने की, तो इसमें सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, तो ये तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य, ये तो होगा नहीं, ठीक है। चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करने वाला, ये सही होगा, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में मत हासिल करना कहां करेगा, धरती पर, आसमान में, भारत में, पाकिस्तान में, तो इस कारण से इसको अपन ने छोड़ दिया था। और 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता, ये भी लागू नहीं होता, फर्स्ट पास द सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जिसको सर्वाधिक वोट मिल गए, जो अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव के बीच क्या अंतर है। संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों नहीं स्वीकार किया। तो स्वतंत्रता के पहले अगर आप देखें, स्वतंत्रता के पहले की अगर हम बात करें, तो अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो तथा शासन करो की नीति उनकी हुआ करती थी। इसके अनुसार अंग्रेजों ने निर्वाचन हेतु मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया, किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल का अंत कर दिया। अब अलग अलग श्रेणी में बांट दिया, जैसे जनरल अलग, सिख अलग, मुस्लिम अलग, दलित अलग, ऐसे बांट दिया, तो वो कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या कर दिया कि उसको कैंसिल कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि यह प्रणाली समाज को बांटने का काम कर रही थी। समाज को, चूंकि हम चाह रहे हैं कि समाज में एकता हो, और वो एकता को और खत्म कर रही है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग का विधायी संस्थाओं, संसद व विधान पालिकाओं ने प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था करी, आरक्षण का रास्ता चुना, ताकि इसके माध्यम से क्या हो सके, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो फिक्स हो सके और उनका मेल मिलाप सभी लोगों से हो सके, ताकि जो समाज में फूट या समाज जो बटने वाला था वो बटे ना, वो मिलना या घुलना मिलना स्टार्ट हो सके। जिसके तहत संसद में तथा राज्यों की विधानसभाओं में इन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। इनको क्या दिया गया, इनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न आता है 6वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करें। किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजाकर इसे सही करें। एक फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली है ना, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली, सबसे आगे वाला जीते प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। तो क्या लिखेंगे, नहीं, हर चुनाव में नहीं होता। फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली है ना, पास्ट है ना, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली, सबसे आगे वाली जीत प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में नहीं होता। यह कथन गलत है। सही स्थिति यह है कि इस प्रणाली का प्रयोग भारत में कुछ पदों के निर्वाचन में होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अन्य चुनाव में फर्स्ट पोस्ट द पास्ट प्रणाली का पालन होता है। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता है। तो क्या लिख देंगे, यह कथन सही है। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं करता। इन्हें स्थानीय स्तर पर स्थानीय अधिकारी जो होते हैं, कलेक्ट्रेट या मजिस्ट्रेट, उनके माध्यम से करवाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। यह भी कथन क्या है, सही है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयोग को नहीं हटा सकता, क्योंकि आप इसमें चाहे तो और लिख सकते, क्योंकि चुनाव आयोग को हटाने की एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। ऐसा अगर आप लिख देंगे तो बात हमारी और ठीक हो जाएगी। चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। तो यह कथन सही है। अगर हम इसे देखें तो पहले तक अगर आप देखें, शुरुआत में हमारे यहां पर चुनाव आयोग 1 सदस्य हुआ, फिर 2 सदस्य हुआ, अभी क्या हो गया 1+2 हो गया। तो अभी क्या हो गई, अगर ये वर्तमान की हम बात करते हैं, तो 1 से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। 1 से ज्यादा रहेंगे, एक मुख्य होगा और उसके अलावा कुछ अन्य होंगे, 2 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, 1+2 कम से कम होने चाहिए।
भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है, लेकिन अभी तक हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या सिर्फ 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? सन 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के स्थान या महिलाओं के लिए स्थान 1/3 आरक्षित किए गए थे या उनका प्रयास चल रहा है, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? भारत में मतदाताओं का लगभग 50% भाग महिलाएं हैं अतः इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इनमें जागरूकता लानी पड़ेगी। संविधान के समक्ष पुरुष और स्त्री समान है और स्त्रियों पर भी सभी कानून समान रूप से लागू होते हैं जो पुरुषों पर लागू होते हैं, इसलिए कानून के निर्माण में इनकी भागीदारी भी क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। अगला है, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास द पोस्ट जो होता है, जो सर्वाधिक मत जीतकर आगे आ जाए, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली जो है उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली उचित होगी। लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वो उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सके अगर काम कुछ नहीं होता है तब। अगर आप देखते हैं क्या है, तो जनसाधारण की इच्छाओं को अधिक प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट मत प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि इसमें नागरिकों व प्रतिनिधियों का सीधा संपर्क रहता है। नागरिक अपने प्रतिनिधि को सीधे ही जिम्मेवार ठहराकर उन्हें आगामी चुनाव में सत्ता से हटा सकते हैं। इस प्रणाली में नागरिक को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का भी मौका मिलता है। तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बात कर रहे थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो उसकी तुलना में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही अच्छा होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही बढ़िया रहता है। हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं, इनकी ठीक ठीक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा? तो देश के सभी अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के आधार पर उसी अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का कोई एक तरीका प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे सभी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। देश में अनेक धार्मिक, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। इनके उचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक मत प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ये अगर आप देखें इस हिसाब से तो अनुपातिक प्रणाली ही सबसे अच्छी होगी। विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रखनी चाहिए। इस वर्ग के लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए अनुपातिक मत प्रणाली का एक प्रकार लिस्ट प्रणाली प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले वोट और उनके द्वारा प्राप्त सीटों में एक निश्चित अनुपात पाया जा सकता है। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई सीट और वोट में कोई विसंगति ना हो, जिसके वोट ज्यादा उसकी सीट ज्यादा, तो उसके लिए आप एक लिस्ट प्रणाली प्रयोग में ला सकते हैं। लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही उसके राजनीतिक दल को पसंद ना करते हों। तो इसके लिए तो हमारा वही फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में नागरिक अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं, भले ही उस उम्मीदवार के राजनीतिक दल को लोग पसंद ना करते हों, तब भी चुन सकते हैं। एक भूतपूर्व चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह है कि भूतपूर्व चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक हैं, उसे किसी राजनीतिक दल में होने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने में चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों, बताइए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त होने के बाद किसी दल का सदस्य बन सकता है और उस दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकता है। यह मामला है श्री टी एन शेषन का। उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद ऐसा किया था। इसमें कोई दोष नहीं है। देखो, पद पर रहते हुए आप कोई पार्टी को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पद पर रहते कोई पार्टी में गए तो आप फेवर करेंगे। रिटायर्ड होने के बाद आप कर सकते हैं। उन्होंने किसी राजनीतिक दल के सदस्य को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से निष्पक्षता से निर्णय लेने और कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। जब तक पद पर है तब तक नहीं। लेकिन परंतु सेवानिवृत्ति के बाद अपने विचार प्रकट करना, किसी दल को अपनाना, चुनाव लड़ना उसका अधिकार भी है और इससे चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर कोई आंच नहीं आती।
सेवानिवृत्त होने के बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ऐसा कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क आपको देना है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली के विपक्ष में तर्क, क्योंकि हम सहमत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत में अभी भारत क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही अपनाकर चलेगा, और भारत अभी, या हम ये कहें कि भारत इसको कभी नहीं अपनाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को। तो इसके विपक्ष में तर्क क्या है? प्रायः सभी देशों में संसद के लिए एक प्रत्यक्ष चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई गई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बड़ी जटिल है और इसके अंतर्गत दूसरी तीसरी पसंद के अनुसार मतों का हस्तांतरण सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता पूर्वक नहीं आएगा। इसमें मतगणना में काफी समय लगता है। इसमें मतदाताओं के लिए विभिन्न पसंदों का अंकित करना भी आसान काम नहीं होता, उनको भी बड़ा कठिन जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता और प्रतिनिधि के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होते। प्रतिनिधि भी अपने को चुनाव क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं समझता। फिर वो चुनाव क्षेत्र के लिए नहीं समझते, हमें तो वोट ट्रांसफर होकर मिल गए हैं, तो फिर वो अपने मन का काम करते हैं। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे जिनको हमने यहाँ पर अभी कवर किया, जिनके हमने सभी के हर एक प्रश्न के यहाँ पर उत्तर देखे। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। हमारे आप कोर्सेज देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर। आपको अगर ई नोट्स और ई बुक चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।